हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी जेई के सीबीटी 2 का शिफ्ट 2 का पेपर सिविल इंजीनियरिंग का, जो कि हुआ था 22 अप्रैल को। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच टाइप ऑफ फुटिंग इज़ प्रिफर्ड फॉर क्लोजली स्पेस्ड कॉलम्स इन अ रो? कौन सी फुटिंग प्रिफर की जाती है जब बहुत सारे कॉलम्स रो में हैं, क्लोजली स्पेस्ड हैं, बहुत कम स्पेसिंग में? सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस फुटिंग इज द करेक्ट आंसर। कंटिन्यूस फुटिंग में क्या करेंगे, हम सब कॉलम की फुटिंग को एक साथ दे देंगे। सो ये होता है कंटिन्यूस फुटिंग। जब हमारे पास स्पेसिंग कम होती है और कॉलम्स ज़्यादा होते हैं, तब हम कंटिन्यूस फुटिंग को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंसर ऑन बोर्ड ऑफ द इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इज केपेबल ऑफ मॉनिटरिंग डायनेमिक फिनोमिनॉन सच एज फॉरेस्ट फायर? इसमें से कौन सा रिमोट सेंसिंग का सैटेलाइट फॉरेस्ट फायर को मॉनिटर कर सकते हैं? फर्स्ट पैन, सेकेंड LISS फर्स्ट, थर्ड WIFS, फोर्थ MOS। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 WIFS। का फुल फॉर्म है वाइड फील्ड सेंसर। ये जो रिमोट सेंसिंग का सैटेलाइट होता है वाइड फील्ड सेंसर, इसमें क्या होता है, हम डायनेमिक फिनोमेना जैसे कि फॉरेस्ट फायर को मॉनिटर कर सकते हैं। और जो पैन होता है यानी कि पैन क्रोमेटिक सेंसर, ये यूज़ किया जाता है हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग के लिए। ये जनरली यूज़ किया जाता है मैपिंग, अर्बन स्टडीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉनिटरिंग के लिए। लेकिन पैन जो होता है वो आइडियल नहीं होता है फॉर डिटेक्टिंग फॉरेस्ट फायर। और फॉरेस्ट फायर के लिए जो बेटर होता है वो होता है वाइड फील्ड सेंसर या एडवांस्ड वाइड फील्ड सेंसर AWIFS। ये जनरली सुटेबल होते हैं फॉरेस्ट फायर्स को मॉनिटर करने के लिए। और जो पैन होता है ये सिर्फ वही डेटा कैप्चर करता है जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम में होते हैं, और थर्मल और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड बैंड्स को ये कैप्चर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रैफिक मार्किंग? फर्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग्स रेगुलेट लेन डिसिप्लिन एंड प्रोवाइड गाइडेंस टू ड्राइवर। सेकेंड, ट्रांसवर्स मार्किंग इंक्लूड स्टॉप लाइन्स, पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग्स एंड यील्ड लाइन्स. Third, yellow markings are exclusively used for regulatory purpose, while white markings are only used for guidance. Fourth, object marking are used to indicate fixed roadside obstacle like median and bridge pier. So इसमें हमको पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। येलो मार्किंग्स जो होती हैं ये सेपरेट करती हैं ट्रैफिक को, जो अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रैफिक होती हैं उनको ये सेपरेट करती है येलो मार्किंग। और जो वाइट मार्किंग्स होती हैं वो ट्रैफिक को सेपरेट करती हैं जो कि सेम डायरेक्शंस में होते हैं। ट्रैफिक जो सेम डायरेक्शन में होता है उनको सेपरेट करने का काम वाइट मार्किंग करती है। नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग। ये जो लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग्स होती हैं ये यूज़ की जाती है जनरली डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए और एक ड्राइवर को गाइडेंस हो पाए। सो ये सही स्टेटमेंट है। जो ट्रांसवर्स मार्किंग होती हैं मीन्स ट्रांसवर्स के फॉर्म में होती हैं, वो इंडिकेट करती हैं कि कहाँ पे हमको रुकना है, कहाँ पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, मींस कहाँ पे चलने वाले जो पैदल चलते हैं उनके लिए क्रॉसिंग है, और यील्ड लाइंस को इंडिकेट करती हैं। और जो ऑब्जेक्ट मार्किंग्स होते हैं मींस जहाँ पे ये इस तरीके का ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है मार्किंग के लिए, ये जनरली विजुअल क्लूज देते हैं यानी कि स्ट्रिप्स और रिफ्लेक्टिव डिवाइसेस होते हैं। इसमें क्या होता है, हजार्ड्स और ऑब्स्टिकल्स जो रोड में होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं ड्राइवर्स के लिए, स्पेशली नाइट में और जहाँ पे पुअर वेदर कंडीशंस होती हैं। सो ये मार्किंग्स जनरली यूज़ की जाती है लाइक इन मीडियंस और ब्रिज पियर्स में। सो ये हेल्प करती है ड्राइवर्स को टू अवॉइड कोलिशन। सो ये भी स्टेटमेंट सही है। So which is incorrect? So option 3 is incorrect. Next question, which footing is commonly used when a column is placed near a property boundary restricting footing extension on one side? First, strap footing. Second, isolated footing. Third, combined footing. Fourth, mat footing. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग कब यूज़ होती है, जब एक कॉलम एक प्रॉपर्टी के पास में प्लेस होती है लेकिन हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस फुटिंग का एक ही साइड होता है। मींस फुटिंग आपकी एक ही साइड रेस्ट्रिक्टेड रहेगी तो हम एक स्ट्रैप बीम बना के दूसरी फुटिंग करते हैं। सो ये कहलाती है आपकी स्ट्रैप बीम। जब यूज़ होती है तो ये फुटिंग कहलाती है स्ट्रैप फुटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लोकेशन प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड अ फर्स्ट की प्लान,
सेकेंड सर्वे प्लान, थर्ड साइट प्लान, फोर्थ मास्टर प्लान। सो जो लोकेशन प्लान होता है उसको हम की प्लान भी बोलते हैं। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये क्या होता है, की प्लान एक स्मॉल स्केल ओवरव्यू होता है बिल्डिंग का लोकेशन का विद इन अ लार्जर साइट। ये एक स्मॉल स्केल ओवरव्यू देता है बिल्डिंग के लोकेशन का, और ये हमारे को क्या करता है, क्विकली अंडरस्टैंड करने में मदद करता है कि बिल्डिंग कहाँ पे है, उसके बाकी जो फीचर्स अवेलेबल हैं साइट पे उनको दिखा के ये की प्लान हेल्प करता है कि बिल्डिंग के प्लेसमेंट को अंडरस्टैंड करने में। इसमें क्या क्या होता है, इसमें रोड्स, पार्किंग और अदर लैंडमार्क्स होते हैं। सर्वे प्लान और जो साइट प्लान होता है ये जनरली डिटेल इन्फॉर्मेशन होता है साइट का, जहाँ पे ये इंडिकेट किया जाता है कि बाउंड्री कैसी है, डायमेंशंस कैसे हैं और उसके अदर फीचर्स क्या हैं। ये जनरली लोकेशन बताता है बिल्डिंग का और रोड्स की यूटिलिटी बताता है। सर्वे प्लान और साइट प्लान सेम होते हैं। लास्ट है मास्टर प्लान। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है लार्जर एरिया के लिए। ये शो करता है फ्यूचर डेवलपमेंट और लैंड यूज़। फ्यूचर में ये लैंड किस तरीके से यूज़ किया जाएगा और उसका लैंड यूज़ क्या रहेगा, वो शो करता है मास्टर प्लान। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है लार्जर एरिया के लिए। सो लोकेशन प्लान इज अ की प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इसेंट्रिक फुटिंग रेफर्स टू अ फुटिंग फर्स्ट placed off center related to the column, second shared by multiple columns, third used for machine foundations, fourth having a circular shape. So eccentric footing क्या होती है? eccentric footing एक ऐसी टाइप की फुटिंग है जहाँ पे लोड जो अप्लाई किया जाता है कॉलम में वो डायरेक्ट सेंटर ऑफ द फुटिंग में अप्लाई नहीं होता है, बल्कि एक किसी डिस्टेंस में अप्लाई होता है। वो डिस्टेंस को हम ऑफसेट भी बोल सकते हैं जो कि सेंटर से रहता है। सो जो इसेंट्रिक फुटिंग होती है वो प्लेस की जाती है ऑफ द सेंटर, सेंटर से दूर, रिलेटेड टू द कॉलम। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्री कंडीशंस फॉर अ कॉलम रिजल्ट इन द लोएस्ट इफेक्टिव लेंथ फैक्टर के? फर्स्ट बोथ एंड फिक्स्ड, सेकेंड वन एंड फिक्स्ड एंड द अदर फ्री, थर्ड वन एंड फिक्स्ड एंड द अदर पिन्ड, फोर्थ बोथ एंड स्पिन। कौन सी बाउंड्री कंडीशन में लोएस्ट के फैक्टर होता है? सो यहाँ पे आपको के सब के बारे में पता होना चाहिए। जब दोनों एंड फिक्स्ड होते हैं तो के फैक्टर होता है 0.5। जब दोनों एंड हिंज्ड होते हैं तो के फैक्टर होता है 1। जब एक एंड हिंज्ड होता है और एक एंड फिक्स्ड होता है सो के फैक्टर होता है 0.7। जब एक एंड फिक्स्ड और दूसरा एंड फ्री होता है तो के फैक्टर होता है 2। सो आप यहाँ देख सकते हैं लोएस्ट के फैक्टर किसका है, के सबसे कम किसका है, इसका बोथ एंड फिक्स्ड का। इसका के क्या है 0.5, इसका 0.7, इसका 1, इसका 2। सो लोएस्ट ये वैल्यू है। ये कब हो रहा है, जब दोनों एंड फिक्स्ड हैं। सो लोएस्ट इफेक्टिव लेंथ किसकी हो गई, जब बोथ एंड हमारे फिक्स्ड हैं। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स IS 12894 2002 clay and silt in sand for pulverized fuel ash lime bricks should preferably be। जो ये डिलीटेरियस मटेरियल्स होते हैं यानी कि क्ले और सिल्ट सैंड में होने चाहिए पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश लाइम ब्रिक में, वो लेस देन 5% होना चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 0 to 5%। ये आपके IS कोड में गिवन है, डायरेक्ट स्टेटमेंट गिवन है मटेरियल में, क्लॉज 6.3 में ये गिवन है सैंड से रिलेटेड। सो जो क्ले और सिल्ट होना चाहिए सैंड में पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश लाइम ब्रिक्स में वो लेस देन 5% होना चाहिए, मीन्स 0 to 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फॉर्म वर्क? फर्स्ट, should provide a smooth surface finish. Second, should be easily handled and removed. Third, should be rigid and strong. Fourth, should be highly absorbent to absorb excess water. So ये पूछ रहा है कि कौन सा एक डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है गुड फॉर्म वर्क के लिए। फॉर्म वर्क क्या होता है? फॉर्म वर्क एक टेम्पररी मोल्ड या स्ट्रक्चर होता है जो कि बनाया जाता है ताकि हम शेप और सपोर्ट दे सकें फ्रेशली पोर्ड कंक्रीट में, तब तक जब तक वो स्ट्रेंथ गेन ना कर ले और हार्डन नहीं हो जाए। ये एक टाइप का कंटेनर है जो कंक्रीट को एक डिज़ायर्ड शेप देता है और प्रिवेंट करता है कि वो कोलैप्स और डिफॉर्म नहीं हो। फॉर्म वर्क आप डिफरेंट मटेरियल से बना सकते हैं, जैसे कि वुड हो गया, स्टील हो गया, प्लास्टिक हो गया,
सो डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट की नीड क्या है। और शटरिंग और फॉर्मवर्क में क्या डिफरेंस होता है? फॉर्मवर्क जो होता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट दोनों हो सकता है कंक्रीट को रिटेन करने के लिए, जब तक कंक्रीट स्टेबल नहीं हो जाए। लेकिन जो शटरिंग होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल अरेंजमेंट होता है। जब फॉर्मवर्क का सिर्फ वर्टिकल अरेंजमेंट होता है वो शटरिंग कहलाता है। और हमको एक गुड फॉर्मवर्क के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? उसके स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, मीन्स वो लोड को कैरी कर सके, वो रिजिड होना चाहिए, उसका सरफेस फिनिश जो है वो स्मूथ होना चाहिए, वो हैंडल अच्छे से हो पाए और अच्छे से हम उसको निकाल सकें जब कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ गेन कर ले, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो लोड को कैरी कर पाए, इकोनॉमी होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, लीक प्रूफ जॉइंट्स होने चाहिए, मीन्स सीमेंट स्लरी वहाँ से लीक नहीं हो, अगर लीकेज होगा तो कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो ऑप्शन 4 है वो रॉन्ग ऑप्शन है। जो फॉर्मवर्क है वो हाईली एब्जॉर्बेंट नहीं होना चाहिए। अगर एब्जॉर्बेंट हुआ तो स्ट्रेंथ कंक्रीट अपनी अचीव नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द लीकेज इशू। सो 4th इज एन नॉट अ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फॉर्मवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ विंडो सिल इज बेस्ट सूटेड फॉर एरियाज प्रोन टू हैवी रेनफॉल? फर्स्ट स्लोप्ड सिल, सेकेंड वर्टिकल सिल, थर्ड हॉरिजॉन्टल सिल, फोर्थ फ्लैट सिल। कौन सा विंडो सिल प्रेफर किया जाएगा जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्लोप सिल। सो स्लोपिंग अगर सिल होगा तो क्या होगा, उसमें जो रेनफॉल है वो बह जाएगी। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिनिश ऑफ रिच कॉन्क्रीट मेड विथ वेरी हार्ड and tough quality coarse aggregate such as granite, basalt, quartzite, etc. is known as dash finish. First ceramic, second terrazzo, third monolithic, fourth granolithic. So option 4 is the correct answer. जो ग्रैनोलिथिक फिनिश होती है ये एक टाइप के ड्यूरेबल फ्लोरिंग मटेरियल से बनाई जाती है। ग्रैनोलिथिक जो होता है वो किसका मिक्सचर होता है? क्रस्ड ग्रेनाइट का या हार्ड एग्रीगेट और सीमेंट का। ये जनरली यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल फ्लोरिंग में। ये प्रोवाइड करता है एक हार्ड और स्मूथ वाला सरफेस और इसका मेंटेनेंस भी कम होता है। ग्रैनोलिथिक जनरली टॉप ऑफ द स्ट्रक्चरल कंक्रीट स्लैब में प्लेस किया जाता है ताकि एक लेवल और ड्यूरेबल वियरिंग सरफेस ऑब्टेन हो पाए। ये कंपोज्ड होता है हार्ड एग्रीगेट से जो कि बाउंड होते हैं सीमेंट से। और टेराजो क्या होता है? टेराजो भी एक कंपोजिट मटेरियल होता है। ये स्मॉल मार्बल से बनाया जाता है, यानी कि क्वार्ट्स, ग्लास और अदर जो एग्रीगेट के चिप्स होते हैं जो एम्बेड होते हैं सीमेंट में, ये यूज़ किया जाता है फ्लोरिंग, वॉल्स और काउंटर टॉप्स में एज अ ड्यूरेबल और डेकोरेटिव फिनिश के फॉर्म में। और जो मोनोलिथिक फ्लोरिंग होती है जनरली एक ही टाइप के मटेरियल से बनी रहती है। सो जब भी हम हार्ड एग्रीगेट यूज़ करते हैं तो वो कहलाती है ग्रैनोलिथिक फिनिश। Next question, in a reinforced concrete beam, what should the spacing of vertical stirrups be in terms of effective depth to ensure adequate shear reinforcement as per IS 456-2000? First, it should not exceed 0.75 times the effective depth of the beam. Second, it should not exceed twice the effective depth of the beam. Third, it should not exceed the effective depth of the beam. Fourth, it should not exceed 1.5 times the effective depth of the beam. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो स्पेसिंग होती है वर्टिकल स्टिरप्स की वो 0.5 टाइम्स ऑफ डी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 300 mm, मतलब स्पेसिंग इनसे लेस होनी चाहिए। सो वर्टिकल स्टिरप्स क्या होता है? ये जो आपके रेनफोर्समेंट बार्स होते हैं उनको ये पकड़ के रखता है, ये होता है आपके वर्टिकल स्टिरप्स। ये रेनफोर्समेंट को प्रॉपरली प्रेस करके रखते हैं स्टिरप्स। सो इनकी जो स्पेसिंग है वो 0.75 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो ये स्टिरप्स ये क्या होते हैं? ये स्मॉल डायमीटर के स्टील के बार्स होते हैं और ये जनरली क्लोज्ड लूप के फॉर्म में दिए जाते हैं और रेगुलर इंटरवल में इनको दिया जाता है पूरे बीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिल्डिंग सेक्शन ड्राइंग डज नॉट गिव विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन? फर्स्ट, हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, सेकेंड, फाउंडेशन यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चर, थर्ड, लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रूम्स, फोर्थ, टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चर। बिल्डिंग सेक्शन इनमें से क्या चीज़ नहीं शो करता? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रूम।
जब भी एक बिल्डिंग का सेक्शन हम करते हैं सो उसमें रूम का लेंथ और विड्थ नहीं दिख पाता। ये क्या होता है, बिल्डिंग सेक्शन होता क्या है, ये एक वर्टिकल कट थ्रू होता है। मीन्स आपकी जो बिल्डिंग बनी है इसको देखने के लिए हम एक जो वर्टिकल कट थ्रू करते हैं वो कहलाता है बिल्डिंग सेक्शन ड्राइंग। ये शो करता है कि इंटरनल कंपोनेंट्स क्या हैं, इनके मटेरियल क्या यूज़ हुए हैं, हाइट शो कर सकता है और जो भी डिफरेंट पार्ट्स है बिल्डिंग के वो शो कर सकता है। सो जो बिल्डिंग सेक्शन हुआ इसमें क्या क्या दिख रहा है, हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, फाउंडेशन कैसा है स्ट्रक्चर का वो भी दिखता है, लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रूम, जो विड्थ और लेंथ है रूम्स की ये नहीं दिखेंगे, टाइप ऑफ मटेरियल, हाँ टाइप ऑफ मटेरियल हमको दिखता है, जब हम इसको सेक्शन से कट करते हैं तो हमने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है वो यहाँ पे विजिबल होता है। सो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट, ये हमको नहीं दिखता है बिल्डिंग सेक्शन ड्राइंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू टॉन्गल वायर फ्रेम मोड इन 3D Max? फर्स्ट F3, सेकेंड Ctrl+W, थर्ड W, फोर्थ Shift+X। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट F3। कौन सा शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं टॉन्गल वायर फ्रेम के लिए? सो F3 इज़ द करेक्ट आंसर। और जो F4 होता है वो भी टॉन्गल ही है एक टाइप का, जो कि H फेसेस के लिए होता है, मीन्स H को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द 3 एनवेलप सिस्टम ऑफ अ टेंडर सबमिशन द फर्स्ट एनवेलप्स कंटेन फर्स्ट टेक्निकल बिड, सेकेंड डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, थर्ड फाइनेंशियल बिड, फोर्थ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द एस्टिमेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो जो फर्स्ट एनवेलप होता है ये क्वालिफिकेशन शो करता है, मीन्स एलिजिबिलिटी एनवेलप होता है, मीन्स जो बाइडर है उसकी एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए वो फर्स्ट एनवेलप में गिवन होता है। जो सेकेंड एनवेलप होता है ये टेक्निकल बिड होता है, ये एक टेक्निकल प्रपोजल होता है कि उसमें ये शो किया जाता है कि बिडर जो है वो प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करेगा। और थर्ड जो होता है वो फाइनेंशियल बिड होता है, मीन्स जो प्राइस बिड होता है, इसमें जो फाइनल प्राइस का कोटेशन होता है और फाइनेंशियल ऑफर होता है वो थर्ड एनवेलप में गिवन होता है। थर्ड एनवेलप तभी ओपन किया जाता है जब बिडर क्वालिफाई कर जाता है फर्स्ट 2 स्टेज में, मीन्स फर्स्ट और सेकेंड एनवेलप में, इसमें कोई भी टेक्निकल डिटेल्स नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ कॉलम विथ वन एंड फिक्स्ड एंड द अदर एंड हिंज्ड, what is the effective length factor K? First 0.5, second 1, third 2, fourth 0.7। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ 0.7। इफेक्टिव लेंथ फैक्टर इसका होता है 0.7 जब एक एंड फिक्स्ड है दूसरा एंड हिंज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोडेस्क सिविल 3D 2024 यूजर इंटरफेस प्रोवाइड्स एक्सेस टू फाइल रिलेटेड कमांड्स सच एज क्रिएटिंग, ओपनिंग, प्रिंटिंग, एक्सपोर्टिंग एंड पब्लिशिंग फाइल्स? फर्स्ट कमांड लाइन, सेकेंड टूल स्पेस विंडो, थर्ड एप्लीकेशन मीनू, फोर्थ रिबन। ये पूछ रहा है कि कौन सा इंटरफेस प्रोवाइड करता है फाइल रिलेटेड कमांड्स, जैसे कि क्रिएट हो गया, ओपन हो गया, प्रिंट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, या फाइल को पब्लिश करना हुआ, मीन्स फाइल रिलेटेड कमांड। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, एप्लीकेशन मीनू। एप्लीकेशन मीनू या क्विक एक्सेस टूल बार हम यूज़ करते हैं, जिसके कमांड्स क्या क्या होते हैं, न्यू ओपन करना फाइल, या पुरानी ओपन करना, प्रिंट करना, एक्सपोर्ट करना या पब्लिश करना। सो ये सब आपका आता है एप्लीकेशन मीनू में। ये टॉप ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर में होता है, ये एक सेंट्रल हब होता है फाइल रिलेटेड कमांड्स के लिए, मीन्स इसमें आप नई फाइल बना सकते हैं, पुरानी फाइल्स को ओपन कर सकते हैं या प्रिंटिंग और एक्सपोर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर नॉच इज डबल्ड देन द डिस्चार्ज विल डैश? First double, second became halves, third remains the same, fourth increase by 3 times। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डबल। अगर विड्थ को हम डबल कर देंगे यानी कि बी डबल हो जाएगा तो डिस्चार्ज भी ट्वाइस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला है हमारा रेक्टेंगुलर नॉच के लिए वो क्या होता है, 2/3 ऑफ CD इंटू L इंटू √2G इंटू H होल टू द पावर 3/2। सो जो डिस्चार्ज है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली विड्थ के, ये आपका विड्थ होता है। सो डिस्चार्ज किसके प्रोपोर्शनल है, विड्थ के। अगर विड्थ डबल हो गया तो डिस्चार्ज भी डबल हो जाएगा। सो फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन EPS इज कॉमनली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रेनफोर्स कंक्रीट, सेकेंड स्ट्रक्चरल स्टील, थर्ड थर्मल इंसुलेशन पैनल्स,
फोर्थ इलेक्ट्रिकल वायरिंग। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 थर्मल इंसुलेशन पैनल। जो EPS होता है एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन, ये जनरली एज अ थर्मल इंसुलेशन के तौर पे काम करता है और साउंड इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। ये एक टाइप का लाइट वेट फोम होता है जो कि एक वर्सेटाइल मटेरियल हो गया। इनके डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं, कंस्ट्रक्शन में भी, पैकिंग इंडस्ट्रीज में भी। ये एक थर्मल और साउंड इंसुलेशन के तौर पे काम करता है बिल्डिंग्स में, और जैसे हमारे जो बहुत फ्रेजाइल गुड्स होते हैं उनको शिपिंग करने के लिए ये हम EPS का यूज़ करते हैं। और जब भी हमको स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाने रहते हैं तभी भी EPS यूज़ किया जाता है। EPS की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ये लो डेंसिटी लाइट वेट मटेरियल होता है, इसकी थर्मल इंसुलेशन अच्छा होता है, मॉइस्चर रेजिस्टेंस होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल है। ये हम पैकिंग मटेरियल्स में भी यूज़ करते हैं, इंसुलेशन पैनल्स में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ मेजर कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड हाइड्रोजन सल्फाइड, थर्ड मीथेन, फोर्थ ब्यूटेन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मीथेन। सो जो मेजर कंपोनेंट होता है बायोगैस में वो मीथेन होता है। ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज में होता है 50 to 70%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 30 to 50%। फिर होता है हमारी दूसरी हाइड्रोजन 0 to 1%, हाइड्रोजन सल्फाइड 0 to 1%, नाइट्रोजन 0 to 2%। सो जो मेजर कंबस्टिबल कंपोनेंट बायोगैस में होता है वो मीथेन ही होता है। और बायोगैस क्या होता है? ये एक मिक्सचर होता है डिफरेंट गैसेस का जिसमें मीथेन 50 to 70% होता है, और दूसरे भी गैसेस होते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और डिफरेंट ट्रेस गैस भी होते हैं, मगर इसका जो प्राइमरी फ्यूल सोर्स है वो मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइट पोल इज held in place by 3 tensioned cables forming angles of 60 degree, 75 degree and 45 degree with each other at a common point. Assuming equilibrium, which theorem helps to determine the tension in the cables? First, Varignon theorem, second, parallel axis theorem, third, Lami's theorem, fourth, Newton's second law. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लामीज थ्योरम। ये हमारे पास गिवन है 3 टेंशन केबल्स हैं जो एंगल बना रही है आपस से 60, 75 और 45 डिग्री। सो अगर हमको टेंशन फाइंड करना है ये तीनों केबल्स में तो हम कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे? सो ये डायरेक्ट लामीज थ्योरम हम यूज़ करेंगे। सो इसमें हम फोर्सेस कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट जो फोर्स होता है उसको अपोजिट साइड के साइन ऑफ द एंगल से, मीन्स F1 बाय साइन θ1 जो इसके अपोजिट हो गया, ये हो गया θ1। अब हमको F2 फाइंड करना है, सो ये हो जाएगा F2 बाय साइन θ2, ये हो जाएगा θ2। ये F3 हो जाएगा और इसके अपोजिट का एंगल हो जाएगा साइन θ3। सो ये इक्वेशन यूज़ करके, ये थ्योरम है लामीज थ्योरम, ये यूज़ करके हम टेंशन इन द केबल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर बीम्स फैब्रिकेटेड यूजिंग रोल्ड प्लेट्स कॉल्ड? फर्स्ट प्लेट गर्डर, सेकेंड कैस्टलेटेड बीम्स, थर्ड हाइब्रिड बीम्स, फोर्थ कंपोजिट बीम। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्लेट गर्डर्स। जो भी बीम्स फैब्रिकेट की जाती है रोल्ड प्लेट्स को यूज़ करके उनको हम बिल्टअप बीम्स बोलते हैं या प्लेट गर्डर बोलते हैं। ये बनाई जाती है या तो वेल्डिंग से या तो बोल्टिंग करते हैं हम इंडिविजुअल रोल्ड स्टील प्लेट्स को, ताकि एक बीम सेक्शन बनाया जा सके। जनरली हम आई सेक्शन बनाते हैं। जो प्लेट गर्डर्स होते हैं ये बनाया जाता है प्लेट से, जिसमें हम एक वेब और एक फ्लेंज बनाते हैं, और ये डिज़ाइन किया जाता है ताकि एक लार्ज लोड को ये सपोर्ट कर पाएँ बड़े स्पैन में एज कम्पेयर टू द रोल्ड बीम्स। सो रोल्ड प्लेट से बनाई जाती है प्लेट गर्डर्स। सो जो बीम्स फैब्रिकेट की जाती है यूजिंग रोल्ड प्लेट्स वो कहलाती हैं प्लेट गर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज प्रॉपर ड्रेनेज एसेंशियल फॉर सबग्रेड सॉइल इन हाईवे पेमेंट्स? फर्स्ट, टू प्रिवेंट मॉइस्चर रिटेंशन एंड स्ट्रेंथ रिडक्शन, सेकेंड टू रिड्यूस इरोशन, थर्ड टू इंक्रीज सॉइल टेम्परेचर, फोर्थ टू अलाउ ईजी मिक्सिंग विथ सीमेंट। हम प्रॉपर ड्रेनेज क्यों करते हैं सबग्रेड सॉइल का? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू प्रिवेंट मॉइस्चर रिटेंशन एंड स्ट्रेंथ रिडक्शन। अगर हम प्रॉपर ड्रेनेज करेंगे तो क्या होगा? मॉइस्चर रिटेन नहीं होगा, और मॉइस्चर रिटेन नहीं होगा तो क्या होगा? स्ट्रेंथ भी रिड्यूस नहीं होगी। सो स्ट्रेंथ रिडक्शन को अवॉइड करने के लिए
हम प्रॉपर ड्रेनेज को मेंटेन करते हैं। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ ड्रिलिंग इक्विपमेंट? कौन सा एक ड्रिलिंग इक्विपमेंट नहीं है? फर्स्ट ट्रक माउंटेड ड्रिल, सेकेंड जैक हैमर, थर्ड ड्रिफ्टर्स, फोर्थ एक्सकवेटर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, एक्सकवेटर्स। सो जो फर्स्ट है ट्रक माउंटेड ड्रिल, उसमें हम क्या करते हैं, एक ट्रक से ड्रिलिंग होता है। जैक हैमर भी जो होता है वो जैक के थ्रू क्या होता है, उसमें भी ड्रिलिंग होती है। ड्रिफ्टर्स में भी ड्रिलिंग होती है। जो एक्सकवेटर होता है ये जनरली एक्सकवेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ड्रिलिंग के लिए नहीं। सो ये एक ड्रिलिंग इक्विपमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अ फिक्स्ड बीम? फर्स्ट, द डिफ्लेक्शन एंड स्लोप एट द फिक्स्ड एंड आर 0. Second, a fixed beam is always supported on more than 2 support. Third, a fixed beam does not experience end movements. Fourth, the deflection at the fixed end is 0, but the slope is not 0. So कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग फिक्स्ड बीम? सो फिक्स्ड बीम में क्या होता है, स्लोप और डिफ्लेक्शन 0 होता है फिक्स्ड एंड में। यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट एग्जिस्ट करता है। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। फिक्स्ड बीम में क्या होता है, जो दोनों एंड्स होते हैं वो रिजिडली सपोर्टेड होते हैं। मीन्स ये क्या हुआ, वर्टिकल और रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट को ये प्रिवेंट करते हैं। सो उससे क्या होता है, जो स्लोप और डिफ्लेक्शन होता है वो 0 हो जाता है, मीन्स नहीं हो पाता है, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट करता है उसको। फिक्स्ड एंड में क्या होता है, मूवमेंट्स होते हैं जो कि 0 के इक्वल नहीं होते। सो यहाँ पे स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्लेसिंग कॉन्क्रीट इन हाई राइज बिल्डिंग? फर्स्ट, डायरेक्ट प्लेसमेंट यूजिंग व्हील बैरोस. सेकेंड, हैंड मिक्सिंग एंड प्लेसिंग. थर्ड, pouring concrete from a height without any control. फोर्थ, पंपिंग मेथड। कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं जब हमको कंक्रीट को प्लेस करना रहता है हाई राइज बिल्डिंग में, मतलब बड़ी जिनकी हाइट होती है हाई राइज बिल्डिंग, सो उसमें हम यूज़ करते हैं पंपिंग मेथड। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। पंपिंग मेथड से क्या होता है, प्रॉपर प्लेसिंग होती है कंक्रीट की जो हाई राइज बिल्डिंग होती हैं, और इसमें सेग्रीगेशन और जो मटेरियल्स हैं वो सेपरेट नहीं होते। सो प्रॉपर प्लेसिंग के लिए हम पंपिंग मेथड, सो पंप्स के थ्रू हम कंक्रीट को उठाते हैं एंड देन जहाँ पे हमको प्लेस करना रहता है वहाँ पे हम पोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैनोमेट्रिक हेड इज करेक्ट? फर्स्ट, इट इज़ द इफेक्टिव हेड दैट अकाउंट फॉर लॉसेस. Second, it represents only the suction head of a pump. Third, it does not include friction losses. Fourth, it is a constant value for all pumps. So manometric head क्या होता है, ये ऐसा हेड होता है जो सिर्फ और सिर्फ लॉसेस को अकाउंट करता है। So first is the correct answer. Next question, the relationship between modulus of elasticity and shear modulus is given by. So EG का क्या रिलेशन होता है? So यहाँ आप देख सकते हैं कौन से स्टेटमेंट सही हैं। सो ये मैंने आपको क्विक रिवीजन में बताया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, E इक्वल्स टू 2G 1 + म्यू। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अप्लाइंग ग्रेड कंपनसेशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व? ग्रेड कंपनसेशन हम क्यों करते हैं? फर्स्ट, टू इंक्रीज द ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ व्हीकल्स. सेकेंड, टू मेक द रोड सरफेस स्मूथर. थर्ड, टू रिड्यूस द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ड्यू टू द कर्व एंड ग्रेडियंट. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3. जब हमको रेजिस्टेंस को कम करना रहता है कर्व और ग्रेडियंट के बीच, तब हम ग्रेड का कंपनसेशन करते हैं। सो ग्रेड में थोड़ा सा हम कर्व देते हैं ताकि जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा नहीं आ पाए कर्व और ग्रेडियंट के बीच। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रिस्पेक्ट टू डार्सीज लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स आर इग्नोर्ड फॉर सॉइल फ्लो पैरामीटर्स? फर्स्ट, हाइड्रोलिक हेड. सेकेंड, डेटम हेड. थर्ड, वेलोसिटी हेड. फोर्थ, प्रेशर हेड. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वेलोसिटी हेड। क्योंकि जो सीपेज वेलोसिटी होती है सॉइल में वो बहुत कम होती है। सो उस वजह से क्या होता है, वेलोसिटी हेड बहुत कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है एज कंपेयर टू द अदर जो हेड्स होते हैं। इसीलिए हम वेलोसिटी हेड को इग्नोर करते हैं। और टोटल हेड किसके इक्वल होता है? एलिवेशन हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड। लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी हेड होता है, मीन्स जो सीपेज वेलोसिटी होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि पोर्स के जो साइज है वो बहुत छोटे होते हैं। इसीलिए हम वेलोसिटी हेड को इग्नोर करते हैं। सो 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉन्ड इज कंसिडर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सुटेबल फॉर लोड बेयरिंग वॉल्स? फर्स्ट, स्ट्रेचर बॉन्ड. सेकेंड, इंग्लिश बॉन्ड. थर्ड, फ्लेमिश बॉन्ड. फोर्थ, हेडर बॉन्ड. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंग्लिश बॉन्ड। सो जो इंग्लिश बॉन्ड होता है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है,
लोड बियरिंग के लिए इसमें क्या होता है, अल्टरनेट कोर्सेस होते हैं स्क्रैचर्स के और हेडर्स के। मींस पहले जो ब्रिक है वो ले की जाती है लेंथ वाइज, फिर जो ब्रिक्स ले की जाती है वो ले की जाती है विड्थ वाइज, हेडर्स और स्क्रैचर्स के फॉर्म में। इसीलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरलॉकिंग पैटर्न बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ वॉल इज 7 मीटर, 0.3 मीटर, 3 मीटर रिस्पेक्टिवली, देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क रिक्वायर्ड विल बी। ब्रिक वर्क की कितनी ज़रूरत पड़ेगी? सो ब्रिक वर्क किसके इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द वॉल। वॉल की वॉल्यूम क्या है उतना ही हमको ब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। सो वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सो ये हो जाएगा 7 इंटू 0.3 इंटू 3। सो ये हो जाएगा 6.3 मीटर क्यूब। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 6.3 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क की हमको ज़रूरत पड़ेगी। सो कभी कभी ये भी पूछता है कि कितनी ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, सो वो भी आप इससे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एडिंग स्टील फाइबर्स टू कॉन्क्रीट? फर्स्ट, टू रिड्यूस द नीड फॉर सीमेंट, सेकेंड, टू इंक्रीज द वाटर सीमेंट रेशियो, थर्ड, टू इंक्रीज द वेट ऑफ कॉन्क्रीट, फोर्थ, टू इम्प्रूव द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड क्रैक रेजिस्टेंस। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकें और क्रैक रेजिस्टेंस दे सकें। जो हम स्टील फाइबर्स का एडिशन करते हैं कंक्रीट में, वो किस लिए किया जाता है? स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और क्रैक को अवॉइड करने के लिए। मींस क्रैक नहीं आए, क्योंकि कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट में क्रैक आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। सो इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए हम स्टील के फाइबर्स यूज़ करते हैं। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू तरजाही बेयरिंग कैपेसिटी थ्योरम, the angle of shear failure planes of the Rankines passive zone of linear shear with the horizontal is dash. Phi is the angle of internal friction. So according to Rankine passive zone, जो एंगल होता है शेयर फेलियर प्लेन का वो हॉरिजॉन्टल से होता है 45 माइनस 5/2 डिग्री में, जहाँ पे फाई जो होता है वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है सॉइल का। सो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 45 माइनस 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ एन इंजीनियर स्केल? इसमें से कौन सा इंजीनियर स्केल है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर। सो इंजीनियर स्केल में हम क्या करते हैं, एक लार्जर एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जब एक स्मॉल स्केल में रिप्रेजेंटेशन करते हैं और स्टडी करते हैं, सो हम इंजीनियर स्केल का यूज़ करते हैं। इसमें हम एक फिक्स्ड रेशियो ले लेते हैं जो हमारा ड्राइंग के डायमेंशन होंगे और एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट के डायमेंशन होंगे, ताकि हम एक रिप्रेजेंटेशन ले पाएँ किसी भी लार्ज ऑब्जेक्ट का एक छोटे स्केल में। सो इंजीनियर स्केल इस टाइप से हम लेते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू 10 मीटर। हम ये पेपर में अगर उसको ड्रॉ करेंगे, सो हम ये मान लेंगे ग्राउंड का 10 मीटर हमारे इस पेपर में 1 सेंटीमीटर है। सो ये होता है इंजीनियर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन ड्यू टू वाटर लेवल फ्लक्चुएशन? First, vibration due to blasting. Second, seasonal swelling and shrinking of expansive soil. Third, adjacent excavation. Fourth, slipping of ground strata on sloping sites. So इसमें से कौन सा रीजन से सेटलमेंट होता है? वाटर लेवल के फ्लक्चुएशन से। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, सीजनल स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग ऑफ एक्सपेंसिव सॉइल। जब भी हमारे पास सॉइल एक्सपेंसिव होगा तो वो स्वेलिंग और श्रिंकिंग होगा अगर, सो उससे क्या हो जाएगा, फाउंडेशन सेटलमेंट हो जाएगा, पानी का जब लेवल फ्लक्चुएट हुआ तो। सो स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ एक्सपेंसिव सॉइल कॉजेज सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन बिकॉज ऑफ वाटर लेवल फ्लक्चुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर बेस इज नोन एज डैश। फर्स्ट, डिफॉर्मेशन, सेकेंड, डिफ्लेक्शन, थर्ड, डिप्रेशन, फोर्थ, सेटलमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, सेटलमेंट। जो वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट होता है एक स्ट्रक्चर का बेस से, वो कहलाता है सेटलमेंट। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइसेस फॉर हार्नेसिंग सोलर एनर्जी आर यूजुअली कोटेड विथ फर्स्ट एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, सेकेंड एंटी ग्लेयर कोटिंग, थर्ड कार्बाइड कोटिंग, फोर्थ टाइटेनियम ऑक्साइड कोटिंग। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। ये क्या होता है, जनरली हम अप्लाई किया जाता है सोलर एनर्जी में ताकि जो अनवांटेड रिफ्लेक्शन और ग्लेयर है उनको रिड्यूस किया जा सके और जो लाइट का एब्जॉर्प्शन है उस मैक्सिमाइज कर सकें, क्योंकि सोलर एनर्जी से हमको लाइट को एब्जॉर्ब करना है। सो लाइट के एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए
और रिफ्लेक्शन को अवॉइड करने के लिए हम एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग देते हैं। सो इससे क्या होता है, एनर्जी लॉस का भी रिडक्शन होता है। और कुछ कुछ पैनल्स में क्या होता है, एक सेल्फ क्लीनिंग कोटिंग भी होती है, सो उससे डस्ट का भी बिल्टअप नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग इज अ प्रोसेस कैरीड आउट इन फर्स्ट स्टूको वॉल्स, सेकेंड प्लास्टर्ड मैसनरी वॉल्स, थर्ड एक्सपोज्ड मैसनरी वॉल्स, फोर्थ वैटल एंड डाम्प वॉल्स। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, एक्सपोज्ड मैसनरी वॉल्स। पॉइंटिंग क्या होता है, पॉइंटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जॉइंट्स का फिल करते हैं। ये आपका ब्रिक वर्क हुआ। सो यहाँ पे जब हम मोटर से इस जॉइंट्स को फिल करते हैं वो कहलाता है पॉइंटिंग। ये एक जनरली फिनिशिंग टेक्निक होता है जिससे ड्यूरेबिलिटी और अपीयरेंस इम्प्रूव होता है। इसमें हम वाटर इन्फिल्ट्रेशन को भी प्रिवेंट करते हैं। सो ये कहाँ किया जाता है, आउटर सरफेस, मीन्स जो एक्सपोज्ड मैसनरी वॉल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सकलेटर balustrades आर प्राइमरली डिजाइन टू फर्स्ट प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम फॉलिंग, सेकेंड सपोर्ट द वेट ऑफ स्टेप्स, थर्ड इम्प्रूव एस्थेटिक, फोर्थ हाउस कंट्रोल पैनल्स। सो एस्केलेटर balustrades क्यों दिए जाते हैं? सो इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम फॉलिंग, ताकि जो लोग सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं वो गिरे नहीं। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। और इसके जो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।